हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड समाधान में। तो आज हमारा हिंदी का भाग 5 है, जिसमें कि हम देख रहे थे कि हिंदी भाषा का विकास। तो हमने कल बात की थी ब्रज भाषा तक, हम उससे आज आगे बात करते हैं। कल जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि ब्रज भाषा जिसका केंद्र हमारा मथुरा में था और जिसके अन्य नाम है अंतर्वेदी और सिकरवाड़ी, जादो बांटी या डांग नामक कुछ इसके अन्य नाम थे। और जो कि हमारे ब्रज भाषा में जो एक प्रमुख जो रचनाकार हुए हमारे कौन थे, सूरदास थे, जिनको अष्ट छाप का जहाज कहा जाता है। आज हम इससे आगे ही बात करेंगे। तो जो आगे बात करने वाले हैं, हमारी एक बिहारी उपभाषा है हिंदी की। तो उसकी एक दो होने पर तो बिहारी की हमारी क्या है, मगही, मैथिली और भोजपुरी है। तो इसमें हम बात करेंगे सिर्फ भोजपुरी और मैथिली की, दो ही हमारे प्रमुख बनते हैं। तो जैसे कि एक होता ना कि भोजपुरी है, तो इसका केंद्र कहाँ है, तो इसका केंद्र हमारे कहाँ है, भोजपुर में इसका केंद्र है। और यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि भोजपुरी से कि भोजपुरी का शेक्सपियर या भोजपुरी का भारतेंदु किसे कहा जाता है। तो वो व्यक्ति हमारे भिखारी ठाकुर, जिनको भोजपुरी का शेक्सपियर और भोजपुरी का भारतेंदु कहा जाता है। और बात करें कि फिल्म, हिंदी फिल्मों के बाद जो भारत में सर्वाधिक फिल्में बनती हैं वो हमारे भोजपुरी में ही बनती हैं। चाहे कोई गाना होंगे, चाहे कोई हमारे फिल्म हो, अधिकांश हमारे हिंदी के बाद सब भोजपुरी बनते हैं। अगर बात करें कि एक होता है ना कि मूवी में, तो सबसे अधिक मतलब टू द पॉइंट बात करते हैं तो भोजपुरी सबसे अधिक मूवी बनाती है हिंदी के बाद। उसके बाद करते हैं हम मैथिली। मैथिली की जो हम बात करते हैं ना, मैथिली, तो इसमें कुछ खास तो इसकी लिपि दी गई है कि इसकी लिपि हमारी तिरहुता व देवनागरी इसकी क्या हमारी इसकी लिपि है करके ऐसा उल्लेख है। अब बात करते हैं हम खड़ी बोली या कौरवी की। देखिए दोस्तों, खड़ी बोली को हम कौरवी बोलते हैं, ऐसा उल्लेख हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जो इसका जो मूल नाम है ना खड़ी बोली का, वो हमारा है इसका नाम कौरवी ही, इसका मूल नाम इसका है। और जो कौरवी जो इसका नाम दिया है वो दिया है डॉक्टर राहुल सांस कृत्यानंद ने। ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि अन्य नाम, खड़ी बोली के हमारे अन्य नाम हैं, जैसे कौन सा, एक नागरी हिंदी, सर हिंदी और हिंदुस्तानी। ये इसके हमारे क्या हैं, इसके अन्य नाम हैं। और जो हमारे खड़ी बोली का जो तात्पर्य है ना, देखिए आज अगर भारत में हिंदी बोली जाती है तो सर्वाधिक जो भाषा प्रयुक्त होती है हिंदी में, तो हमारी कौन होती है, वो खड़ी बोली ही ज़्यादा प्रयुक्त होती है। मतलब इसको हम एक मानक भाषा भी बोल सकते हैं, किसको, खड़ी बोली को, मतलब मानक बोली बोल सकते हैं। इसीलिए इसको क्या, खड़ी बोली का जो तात्पर्य हमारे किससे है, स्टैंडर्ड भाषा से है। बोलते नहीं यार, अपने अपने इसकी अपने आप में एक बात है, तो वो किसकी, हमारी खड़ी बोली की है। तो बात है कि साहित्यिक भाषा साहित्यिक भाषा बनने के बाद इसका नाम पड़ा हमारा क्या, खड़ी बोली। बहुत बात की बात है, जब साहित्यिक भाषा शुरू हुआ तब हमारा नाम पड़ता है इसका नाम क्या, खड़ी बोली। अब है कि खड़ी बोली की हमारी 3 प्रमुख शैलियाँ होती हैं। देख भाई, इतना ही ध्यान रखना में कि खड़ी बोली की हमारी क्या है, 3 शैलियाँ हैं। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हिंदी में। अब हमारा एक आता है कि भारतेंदु पूर्व युग। जो भी भारतेंदु हैं ना, भारतेंदु थे हमारे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनसे जो पूर्व का हमारा युग था वो हमारा भारतेंदु पूर्व युग कहा गया। उसमें कुछ हमारे प्रमुख व्यक्ति हुए जिन्होंने और बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं करी। जैसे कि सुख सागर एक रचना है, वो लिखे थे हमारे सदा सुख लाल नियाज ने। ठीक, बहुत प्रसिद्ध है सुख सागर। उसके बाद हमारी एक तो बहुत ही प्रसिद्ध हमारी रानी केतकी की कहानी, जो कि हमारी ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित है। एक हमारा प्रेम सागर है जो कि लल्लू लाल जी द्वारा हमारे यहाँ रचित है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, जो भारतेंदु पूर्व युग से हमारे पहले के हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं भारतेंदु युग में। इस युग में क्या होता है ना, हिंदी एक अपने कहते हैं ना, हिंदी का एक अपना जो चाल ढाल होता है। भारतेंदु युग में क्या हुआ, हिंदी अपने नई चाल ढाल में ढली। मतलब आज जिस रूप में हिंदी है, उस रूप में हिंदी जब आती है हमारी, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में आती है। इसीलिए कहा गया कि हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का जो प्रतिनिधि जो करता है ना हमारा, वो कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ही होता है। क्योंकि इस युग में ना रचनाओं के साथ साथ हमारे जो पत्र पत्रिकाएं जो आज हम पढ़ते हैं, तो वही उनका भी हमारा शुभारंभ हो जाता है। जैसे कि शुभारंभ में पहली बात करें कि भारत का प्रथम साप्ताहिक पत्र, भारत का प्रथम क्या साप्ताहिक पत्र कौन सा है,
तो भारत का जो पहला साप्ताहिक पत्र है हमारा, वो है क्या, उदन उदंत मार्दंड, ठीक है, उद्दत मार्दंड करके इसका हमारा उल्लेख मिलता है। जो बात होती है हमारे कब, 1826 की। और जो यह पत्रिका निकाली गई थी, ये पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा निकाली गई थी। उसके बाद हमारा होता क्या है कि भारत का एक पहला हमारा आता है दैनिक पत्र। ये तो हमारा साप्ताहिक पत्र था, कौन सा, उदंत मार्तंड। और हमारा तो ये भारत का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र हमारा वो था समाचार सुधा वर्षण, ठीक है, लिखा है देखिए, समाचार सुधा वर्षण यहाँ पर लिखा है। और बात होती है कब, हमारे 1854 की, जिसके हमारे जो होते हैं ना कि संपादक तत्व, जो संपादन करने वाले थे हमारे, वो थे श्याम सुंदर सेन, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन थे हमारे, श्याम सुंदर हमारे सेन थे, जो कि प्रथम हिंदी दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षण के हमारे क्या होते हैं, संपादक होते हैं। थोड़ा सा उससे हम आगे बढ़ते हैं तो आते हैं हमारे प्रसिद्ध व्यक्ति श्री प्रताप नारायण मिश्र, ठीक। इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं हमारी, हालांकि देखिए सिलेबस में तो ये व्यक्ति हैं नहीं, लेकिन हमें फिर भी पढ़ना है क्योंकि बहुत एक प्रसिद्ध हमारे व्यक्ति हैं इनके बारे में। क्योंकि ना इनकी रचनाएं थी मन की लहर, शायद पढ़ी होगी, प्रेम पुष्पावली और प्रताप लहरी, ये तीन इनकी रचनाएं बहुत प्रमुख हैं। हालांकि रचनाएं की और भी थी, लेकिन हमें तीन ही फिलहाल पढ़नी है। उसके बाद इनके द्वारा ही प्रमुख पत्रिका निकाली गई थी, जिसका नाम था ब्राह्मण पत्रिका। आ सकता भाई कि ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया था करके, तो वो कौन थे हमारे, श्री प्रताप नारायण हमारे मिश्र थे, ठीक। इसीलिए देखिए ना कि इनकी महत्व को देखते हुए, इनके कार्य को देखते हुए इनको उपनाम से जाना जाता है। इनको एक तो इनको बोलते हैं कि द्वितीय भारतेंदु, एक तो इनको बोलते हैं क्या, द्वितीय भारतेंदु बोलते हैं। और एक इनको बोलते हैं क्या, हिंदी का एडिशन, जो कि इनको जो नाम दिया हिंदी का एडिशन, वो दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, इनको यह नाम दिया गया था। उसके बाद इन्हीं का एक हमारा प्रसिद्ध नारा होता है, जो काफ़ी प्रसिद्ध होता है हमारा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। देखिए, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था किसने, हमारे प्रताप नारायण मिश्र ने दिया। और लेकिन एक क्वेश्चन आता कि ना कि नारा लिखा किसने, भाई लिखने वाले कौन थे, वो थे हमारे कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और जो नारा दिया मतलब जो बोला, वो बोला था किसे, हमारे प्रताप नारायण मिश्र ने, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। देखिए कहीं ना कहीं एक अपना बहुत महत्व रहा होगा ना इनका। उसके बाद हम बात करते हैं द्विवेदी युग की। देखिए एग्जाम में पूछा जाता था कि पहले बात हो कि द्विवेदी युग का काल कब से कब तक था, वो था हमारा कौन, सन 1900 से लेकर 1920 तक। अब बात तो ये नहीं है कि भाई, बात हो रही कि जिस समय रचनाएं हुई ना, उस समय के काल को द्विवेदी युग कहा गया। उस द्विवेदी युग में सबसे महत्वपूर्ण हमारी सरस्वती नामक पत्रिका निकलती है, वो बात होती है का 1903 की, ठीक, 1903 की बात होती है। और निकालने वाले कौन थे हमारे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और एक बार क्वेश्चन बन चुका है कि द्विवेदी युग का संबंध किससे करके, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, मतलब बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों का नाम था। वहाँ पर हमें क्या देना था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का ही हमें क्या नाम याद करना है। भाई द्विवेदी युग का जो प्रारंभ हुआ था वो इन्हीं के नाम पर हुआ था। अगली बात आती है कि छायावाद युग। छायावाद युग जो शुरू हुआ था हमारे 1918 से लेकर 1936 तक, इसको माना जाता है। अब ऐसा तो नहीं ना कि भाई इसके बीच में कोई पैदा हो तो उसका ही मानेंगे, ऐसा नहीं है। बात है कि जिस समय प्रमुख रचनाएं हमारी हुई है, तो छायावाद युग के हमारे प्रमुख कुछ व्यक्ति होते हैं, जैसे कौन, प्रसाद पंत, निराला सुमित्रानंद पंत, और निराला महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, ये हमारे क्या सभी क्या हमारे, ये जैसे ये जयशंकर प्रसाद हो गया ना, प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद से हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको छायावाद युग का क्या मानते हैं, प्रवर्तक मानते हैं। अब बात करते हैं छायावाद युग का क्या महत्व होता है। देखिए महत्व ये होता है कि छायावाद युग को साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो क्वेश्चन बना है कि छायावाद युग किस युग को साहित्यिक खड़ी बोली के विकास का स्वर्ण युग माना जाता है, तो वो हमारा कौन सा युग होता है, हमारा वो हमारा छायावाद युग ही होता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है ना कि राष्ट्रभाषा ना, हम उसको ऐसा मानते हैं। तो एक व्यक्ति होते हैं विलियम कैरी, जो कि 1816 में एक अपना वक्तव्य देते हैं कि हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं, बल्कि
देश में सर्वत्र बोले जाने वाली भाषा है। देखिए हमने कहा था कल हिंदी पूरे भारत में 43% लोग क्या इसको बोलते और समझते हैं, लेकिन यहाँ पर बात क्या थी कि आज भी हमारी हिंदी को राष्ट्रभाषा दर्जा नहीं है, सिर्फ राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। तो बात वही है कि हिंदी किसी एक देश एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश में सर्वत्र बोली जाने वाली भाषा है। तो कौन बोलता है? विलियम कैरी बोलते हैं 1816 में। फिर हम आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, जो कि हमारे गढ़वाल की भी बोलियों को 8 भागों में बांटते हैं। ठीक, इससे पहले भी ग्रियर्सन का बहुत बड़ा महत्व था, पहले मैं बता चुका हूँ। ये क्या बोलते हैं कि इनका मत था कि हिंदी को आमचाल की महाभाषा कहा गया है। किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने उनको ऐसा बोला है कि हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा है। फिर हमारे और व्यक्ति जो कि इनका तो अपने आप में महत्व क्या बताऊँ मैं आपको, बाद में बात करेंगे। इस समग्र देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है, ऐसा किसने बोला? तो ये बोला था राजा राम मोहन राय ने। फिर आता है कि मेरी आँखें उस दिन को देखना चाहती हैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा समझने और बोलने लग जाएं। तो कौन? दयानंद सरस्वती। ये इनका ऐसा मत हमारा था। और दयानंद सरस्वती का भी हम उल्लेख भी बात नहीं करेंगे क्योंकि इतना समय अभी होता नहीं है ना इस वीडियो में। अब है कि अगला कि लोग अपनी अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए सामान्य भाषा के रूप में हिंदी को ग्रहण करें, ऐसा वक्तव्य जो दिया था हमारे वो थे अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष ने ऐसा कहा था। फिर हमारा महात्मा गांधी के कुछ वक्तव्य होते हैं, जैसे क्या राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, ऐसा भी किसने कहा था? हमारे महात्मा गांधी ने कहा था। और फिर इनका अगला मत था इनका कि मेरा यह मत है कि हिंदी ही नहीं हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा मतलब मेरा यह मत है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा भी महात्मा गांधी ही हमारे बोलते हैं। फिर हमारा आता है कि वास्तव में ये अंग्रेजी में बोलने वाले नेता हैं जो आम जनता में हमारा काम जल्दी आगे बढ़ने नहीं देते, ऐसा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी के 3 बहुत महत्वपूर्ण क्या थे हमारे उनके वक्तव्य थे। फिर हमारे एक व्यक्ति और आते हैं जो कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही और यही जनतंत्रात्मक भारत की राजभाषा भी होगी, ऐसा हमने बोला था। किसने? सी राजगोपालाचारी ने। ये तो थे आज हमारे हिंदी के कुछ किसी ने कुछ बोला किसी ने कुछ बोला। अब हम आगे बात करेंगे कि अब हम क्योंकि थोड़ा बहुत हम एक पढ़ चुके हैं ना कि भी हिंदी कैसे क्या करके, तो कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे भी हिंदी का आगे विकास कैसे हुआ था, वो बात करेंगे हम कल को।